जी दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड पार्ट को, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक की। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से गलत कौन सा आपको ये ढूंढ के निकालना है। कई सारी स्टेटमेंट दे रखी हैं, 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। कह रहा है व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू सेटरिस पेरिबस, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, हमें क्या निकालना है, गलत ढूंढना है। ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, हमें गलत वाला चुनना है इसमें से। कह रहा है व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, जब गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं तो जब एक की प्राइस फॉल होती है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो भी फॉल कर जाती है। जो भी इसका सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी डिमांड होता है वो फॉल कर जाता है। मतलब सब्स्टिट्यूट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, तो गलत कहां कह रहा है। अगला, व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, फॉल इन प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ अदर टू राइज। मतलब कि अगर एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे का डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा होता है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री में। अगला, एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज एंड वाइस वर्सा। कह रहा है अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कमोडिटी का डिमांड जो होगा वो भी बढ़ जाएगा हमेशा, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर घटेगी तो घट जाएगा हमेशा। ठीक है, ये इसने तीसरा स्टेटमेंट दिया, ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है। When a commodity becomes fashionable, people prefer to buy it and therefore its demand increase। कह रहा है अगर कोई कमोडिटी आपकी फैशनेबल होगी तो लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं और उसकी डिमांड आपकी बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो उसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ता है अगर आपकी कमोडिटी पे वो चेंज है तो। ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी ऐसा ही होता है। ये तो सारे ठीक हो गए, आपको बोल रहा है गलत ढूंढने के लिए। तो अब देखो, अगर आप बारीकी से इसके अंदर देखोगे तो आपको सी पॉइंट में गलती पता लगेगी। क्या गलती पता लगेगी सर? इस सी पॉइंट में एक बहुत अच्छी बात कहा गया कि एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं जी, हमने पीछे 2 क्वेश्चनों में ये बार बार रिपीट कर लिया कि सर जी ये जो रूल है ना, ये इंफीरियर गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, लग्जरी गुड्स पे बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है। तो क्या ये ऑलवेज है ऐसा कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो कमोडिटी की डिमांड हमेशा बढ़ेगी और हमेशा इसका वाइस वर्सा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये ऑलवेज वर्ड ना हो तो उस केस में ये आपका कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन ये ऑलवेज ने इस स्टेटमेंट को नालायक बना दिया, मतलब गलत बना दिया, क्योंकि ये ऑलवेज की वजह से आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई? ध्यान से पढ़ना है, इसलिए एक एक वर्ड की गहराई में जाना है। अगला सवाल, अरे सर ये तो प्रैक्टिकल आ गया, मजा आएगा। तो प्रैक्टिकल आ गया है, मजा लेना है आपको, बहुत इजीली से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है। सपोज द प्राइस ऑफ मूवीज सीन एट अ थिएटर राइज फ्रॉम 120 टू 200। कह रहा है जी प्राइस जो है वो हमने 120 से बढ़ा के कितना कर दिया, 200 कर दिया। ठीक है जी। द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट राइज इन प्राइस के बढ़ने से causes attendance at a given movie to fall from 300% to 200%। तो मैं इसको क्वांटिटी का नाम दे देता हूं कि भाई साहब जो लोग 300 आया करते थे वो अब कितने आते हैं, 200 आते हैं। ठीक है सर। What is the price elasticity of demands for the movies? कह रहा है कि आपको बताना है प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा इस मूवीज के केस में, और यूज करना है आपको आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज कह रही, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपको आर्क इलास्टिसिटी से निकालने बोलेगा। ऐसा क्यों कर रहा है ये? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये बच्चों वाला नहीं है बिल्कुल कि आपने भैया चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस के साथ खेल लिया और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा दिक्कत देता है, या जो भी आपके लिए खैर आसानी है। तो जनरली आप देखोगे कि आर्क इलास्टिसिटी मेथड को ये प्रेफर करते हैं कि बेटा इससे सॉल्व करके दिखाओ। तो कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने कहा है हम मान लेंगे इनकी बात और सॉल्व करके दिखा देंगे। तो आर्क इलास्टिसिटी क्या होता था? आर्क इलास्टिसिटी का सर फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2। इसको आप ऐसे कहते थे क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2, लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट हो उसको हमें पॉजिटिव ही लेना होता था। मल्टीप्लाई करते थे आप किससे? प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, और डिवाइड में करते थे क्या? चेंज इन प्राइस। बिल्कुल सर ऐसा ही फॉर्मूला होता था। P1 माइनस P2 भी कहते थे इसको, लेकिन मतलब वही है क्योंकि आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लगेगा। अब अगर इसको मैं इस पे एप्लीकेबल कर दूं तो आप बोलोगे चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है सर? 100, 300, 200, 100। हमें देखना नहीं कि 200 में से 300 घट रहा है, 300 में से 200 घट रहा है, अपने को तो सीधा पकड़ना है कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है 100 का, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के बीच में चेंज है वो कितना है? 80 का, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 320। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका 4/1 हो जाएगा। इन शॉर्ट जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 4/5। जब 4/5 को आप सॉल्व करोगे तो बताओ आपका क्या आंसर निकल के आएगा? ऑब्वियस सी बात है 4/5 जब सॉल्व करोगे तो आपका 8 5 जब 40 होता है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी अपनी मैथमेटिक्स आप निकाल लेना, इट इज 0.8। ठीक है ना, इट इज
0.8। तो आपका बी जो है वो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस प्रैक्टिकल था, आपने फॉर्मूला लगाना है, चीज को समझना है, सही से पुट करना है, आंसर आपके हाथ में होगा। इवन दो मैंने थोड़ा टाइम लगाया है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, आगे के सवाल में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जाएंगे, तो हम थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। अगला सवाल, सपोज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर इफ द प्राइस ऑफ द प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 300 से 200। प्राइस था, घटा के, उसके पाले में ना लिखो, इसके पाले में लिखो, प्राइस जो है वो हमने 300 से घटा के 200 पे ले आए, बहुत बढ़िया किया। आगे, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो गया 3000 से 5000 पे, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सिल्वरवेयर, अगेन कह रहा है आर्क इलास्टिसिटी। तो आपको पता है सर चेंज इन क्वांटिटी बताओ कितना है, इन दोनों के बीच में चेंज कितना है, 2000। डिवाइड में इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8000। मल्टीप्लाई में इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 500। और इन दोनों के बीच में चेंज कितना है, 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5/1 हो जाएगा। इन शॉर्ट जब आप इसको निकालोगे तो ये 5/4 आएगा। अच्छा सर, पहले वाले में 4/5 आया था, इस बार 5/4 आया। सेम नहीं है, आंसर अलग हो जाएगा। बताओ सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो आपका रिजल्ट आएगा 1.25। 1.25 आप ढूंढो कहां पर है, ये आपका सी आंसर है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल। आप सॉल्व करोगे, अपना सोल्यूशन ढूंढोगे अपने आंसर में, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा अगर आपने सही से सॉल्व किया होगा तो। ठीक है सर, एक सवाल हमारा और खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, अब थ्योरी आ गई, फिर देखो 25 प्रैक्टिकल है। क्या कर रहे हैं, एक साथ ही दे सकते, थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स कर रहे हैं। चलो कोई बात, समझते हैं। 24 क्वेश्चन, व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई, इट मींस, कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है क्रॉस इलास्टिसिटी का दो गुड्स के बीच में वो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है क्या, द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड देयरफॉर हैव टू बी यूज्ड टुगेदर। कह रहा है कि भाई साहब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इसको हम एक साथ यूज करना है, मतलब इसको एक साथ यूज किया जाएगा। द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ वन अदर। कह रहा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और उसको एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द टू गुड्स। कह रहा है दोनों के बीच का जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत हाई है। और द गुड्स आर न्यूट्रल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट सब्स्टिट्यूट्स। कह रहा है कि ये जो गुड्स हैं ये न्यूट्रल है और इनको सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप बताओ जी ऐसा कब होता था, तो आप ध्यान दो फिर से क्रॉस इलास्टिसिटी को। क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि जब रिजल्ट आपका बिल्कुल पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव में वो बिल्कुल इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है, जितना ज्यादा इसका रिलेशनशिप हाई होता जाएगा हम उसको बोलते हैं कि भाई साहब ये जो है इनका जो सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है वो और ज्यादा है। मतलब कि जो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट, अगर ए और बी का डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा होगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी का वो उतना ही बड़ा आंसर आएगा, मतलब हाई आंसर आएगा। 2, 5, 10, 50, 100, 1 लाख, 1 करोड़, इन्फिनिटी तक, मतलब जितना बड़ा रिजल्ट आ रहा है उसका मतलब है कि इन दिनों के बीच में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो उतना ही ज्यादा है, उतना ही हाई डिग्री का है। ठीक है सर। अब सब्स्टिट्यूट वाले ये दो ऑप्शन थे आपके पास, एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ये तो देखो है ही, न्यूट्रल की बात तो गलत कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स की बात भी गलत कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में ये रिलेशनशिप नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। नाउ द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ वन अदर। कह रहा है कि जो गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं और इसको यूज किया जा सकता है एक दूसरे की जगह पे। ये तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है, सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है और दोनों कह रहा है कि एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, वो तो सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन होती ही है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द टू गुड्स। कह रहा है दोनों के बीच में जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है उसकी डिग्री बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ही होगा क्योंकि ये वेरी हाई की बात कर रहा है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो होगा ना वो वेरी हाई नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा आपका, मोर देन 1 होगा लेकिन नॉर्मल होगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये वेरी हाई की बात कर रहा है सवाल में, तो इस वेरी हाई के हिसाब से जो बेस्ट आंसर निकल के आएगा वो आपका इसके बजाय कौन सा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जब उसकी जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का जो डिग्री है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऑल्दो दोनों आंसर परफेक्ट थे लेकिन आपको बेस्ट देखना है कि वेरी हाई कब सिनेरियो में होगा, जब इनकी डिग्री भी वेरी वेरी हाई होगी। तो आपका सी आंसर यहाँ पे बेस्ट है और सही आंसर कहलाएगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं अगला। If the local pizzeria raises the price of medium pizza from 60 to 100, फिर से खेल रहे हैं, कह रहा है जी प्राइस जो हमने 60 से बढ़ा के 100 कर दिया, ये है प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 700 से 100 पे आ गया। ले लो मजे और ले लो मजे, 700 से कितने पे आ गया, ये 100 पे आ गया। कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पिज्जा, अगेन कह रहा है भाई साहब आर्क से खेल के दिखाओ, तो आर्क से खेल लेंगे, क्यों डरा रहे हो, आर्क कोई बड़ी चीज थोड़ा है। बताओ
सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी कितना है सर 600 डिवाइड बाय दोनों का सम करो 800 मल्टीप्लाई दोनों का सम करो 160 और इसके बीच में चेंज निकालो 40। अच्छा जी काटापीटी कर दें, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, इसको अगर काटापीटी करो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, इसको फिर काटापीटी करो तो ये 4 यहां से कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या है आपका 3/1 इक्वल टू क्या कह सकते हो 3। बहुत सिंपल है, ढूंढो 3 है क्या, 3 है क्या, 3 है क्या, अरे मिल गया, डी इसका परफेक्ट आंसर है। तो कुछ खास नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देख के आसान लग रहा होगा, इसको लिख के एक बार जरूर कर लेना, पता लगे वीडियो में देख के आगे बढ़ जाओ तो आपको मेरा सोल्यूशन आसान लग रहा है, बट जब आप खुद से करोगे तो हो सकता है आप गलती कर दो कुछ चुन्नी मुन्नी बेसिक सी, तो प्रैक्टिस लगा लेनी है, एक आध क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करके देख लेना है तो ही बात बनेगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी टीवी स्क्रीन पे, जो कि क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो इनइलास्टिक होता है, प्राइस कितना भी बढ़ा ले बेचारे आपने तो लेनी पड़ेगी, एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज, बढ़ा दिया तो जी प्राइस बढ़ा ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर, कह रहा है इनमें से क्या घटना घटेगी अगर ये इनइलास्टिक है और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो आपकी बढ़ गई है। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, कह रहे हो जी बिजली जलाएंगे नहीं, बिजली वालों ने अगर पैसे बढ़ा दिए तो हम बिजली चलाना ही बंद कर देंगे। कह रहा है क्वांटिटी डिमांड जो होगा वो बिल्कुल फॉल कर जाएगा रिलेटिवली लार्ज अमाउंट से, मतलब अगर आप पहले लेट्स एग्जांपल के तौर पे 1000 यूनिट अगर कंज्यूम किया करते तो आप कह रहे हो 50 यूनिट पे ही काम चला लेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, कतई नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल, मतलब अगर 1000 यूनिट की कंजम्पशन थी तो हम 900 कर लेंगे, 950 कर लेंगे, इसके आसपास रह लेंगे, थोड़ा बहुत कटौती कर लेंगे बिजली की, थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्विच ऑफ वगैरह करके चलेंगे, एक्सेस कंजम्पशन नहीं करेंगे जहां जरूरत ना हो, ठीक है सर, ये थोड़ा सा फिर भी रीजनेबल लग रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन शॉर्ट रन बट फॉल इन लॉन्ग रन, कह रहा भाई साहब क्वांटिटी डिमांडेड ना बढ़ जाएगा, जैसी बिजली की कीमत बढ़ेगी हम और जलाने लगेंगे बिजली, कतई गंदी बात कर रहे थे। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल इन शॉर्ट रन, कह रहा है तुरंत में तो हम फॉल कर देंगे लेकिन आगे चल के फिर से हम कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे, ये भी गलत बात कर रहा है। इसमें शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म का तो कोई खेल ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आपको जो बेस्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा बी। ए भी गलत ही बात कर रहा है कि आप बिल्कुल बिजली नहीं जलाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो इसका बेस्ट आंसर है, जो सही आंसर है वो क्या है आपका बी, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक, कह रहा है जो मील्स हैं उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है किसी एक मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट के अंदर। If the management of the restaurant is considering raising prices, it can expect a relatively, कह रहा है कि अगर जो उसकी मैनेजमेंट है वो चाहती है कि हम पैसे बढ़ा दें, जो वो मील की कॉस्टिंग है उसमें प्राइस में रेज करें, तो उससे उनको क्या एक्सपेक्ट है कि उससे क्या होगा, बताओ क्या होगा। लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो लार्ज फॉल करेगा, मतलब जितना प्राइस बढ़ाएंगे उसकी कंपैरेटिवली जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा घट जाएगी और ओवरऑल उनकी सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लार्ज फॉल इन डिमांड, स्मॉल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉल फॉल इन डिमांड। तो मैंने आपको कभी भी कहा था कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दिखेगा तो डिमांड वाले को तो आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि कभी भी डिमांड में इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट किस में आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में। तो सर ये दोनों तो एक तरीके से गलत है, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। इन दोनों में देखो तो ऑब्वियस सी बात है जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगा, लार्ज फॉल होगा या स्मॉल फॉल होगा। तो अगर ये इलास्टिक है तो इलास्टिक का मतलब ये है कि लार्ज फॉल होगा, मतलब कि प्राइस से उसको ज्यादा फर्क पड़ता है तभी इलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक होता तो हम कहते हैं कि प्राइस से कम फर्क पड़ता है तो स्मॉल फॉल होगा, जैसे कि हमारा बिजली वाला एग्जांपल था। लेकिन जब इलास्टिक है तो मतलब क्या होगा कि भाई साहब लोग आपका खाना छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, मतलब वो इलास्टिक कैटेगरी का है, मतलब कि जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो आपका बहुत हद तक गिर जाएगा। तो आंसर आपका ए हो जाता है, इलास्टिक की सिनेरियो में, ठीक है सर। ये भी हमें समझ में आया, ऐसी भी चीजें हमने पढ़ी थी, हमें पता है। आगे देखते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कह रहा है सिचुएशन दी गई है, आपको बताना है कि पॉइंट इलास्टिसिटी कहां पे यूजफुल होता है। तो आपको पता होगा पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में पहले कि जब हम मल्टीपल चेंजेस करते हैं प्राइस के अंदर हम बार बार चेंजेस करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि भाई साहब किस प्राइस पे, किस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब कि ये अगर मेरा एक डिमांड कर्व है तो इसके अंदर एक पॉइंट ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हम कह रहे हैं भाई साहब किस पॉइंट पे निकाले, तो किसी भी एक पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। और ऐसा कब सिचुएशन आती है जब प्राइस के अंदर चेंजेस, अब एक प्राइस अगर यहां था और ये घट के यहां पे गया तो हमें दो ही जगह पे तो इलास्टिसिटी निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि एक बार यहां कर दिया, फिर यहां कर दिया, फिर यहां कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, इस तरीके से अगर आप खेलते रहते हो तो उस केस में इलास्टिसिटी निकालना दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में जरूरत पड़ती है पॉइंट इलास्टिसिटी की, जो कि कहता है क्या कि किसी एक पॉइंट को पकड़ो और उस पर कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। मतलब मल्टीपल चेंजेस होते हैं वहां पे हमें जरूरत पड़ती है इसकी। अब ये कह रहा है कि बताओ किन सिचुएशन में सही बैठता है, यूजफुल होता है।
नंबर 1, द बुक स्टोर इज कंसीडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ द नोटबुक। सिंपल है, जो नोटबुक का प्राइस होगा उसका डबल करने की सोच रहे हैं, तो ये तो कोई पॉइंट इलास्टिसिटी का सवाल ही नहीं है, मल्टीपल चेंजेस नहीं है यहाँ पे। A restaurant is considering lowering the price of its most expensive dishes by 50%। कह रहा 50% प्राइस जो है वो घटा देंगे जो भी एक्सपेंसिव डिशेज है उनकी। तो ये भी एक साथ ही काम कर रहे हैं, मल्टीपल चेंजेस तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी यूजफुल की कोई बात नहीं आती। एन ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग, अब कह रहा है ये देखो ध्यान दो, ऑटो प्रोड्यूसर है वो क्या इंटरेस्टेड है, डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर। कह रहा है कंज्यूमर का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ रहा है टू द प्राइस ऑफ द कार्स बीइंग लोवर्ड बाय ₹100। कह रहा है कि अगर 100 रुपए घटाता हूं तो लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। एक बार वो ये चेक करना चाह रहा है, फिर देखेगा कि 100 रुपए और घटाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर 100 रुपए और घटाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि वो इंटरेस्टेड किस चीज में है कि वो रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको जरूरत पड़ता है पॉइंट इलास्टिसिटी, जहां पे वो चेकिंग का फेस कर रहा है, कह रहा है यहां पे करूं तो देखो क्या होगा, यहां पे करूं तो देखो क्या होगा, इतना घटा दूं तो क्या होगा, इतना बढ़ा दूं तो क्या होगा। तो इस टाइप की जब R&D एक्टिविटी चल रही होती है ताकि वो रिस्पॉन्सेज को जान पाए, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है किसकी, पॉइंट इलास्टिसिटी की। मल्टीपल चेंजेस होंगे तो हम किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। नन ऑफ द अबव का कोई सवाल नहीं है, तो आंसर आपका सी जो है यहां पे परफेक्ट बैठता है। अगला सवाल आता है, अ डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। कह रहा है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उससे टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपको पता होगा एक टोटल रेवेन्यू आपने डिमांड के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम रेवेन्यू के थ्रू इसके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो हमने पीछे एक टोटल एक्सपेंडिचर वाली भी एग्जांपल देकर देखा था, वो भी इसी से रिलेटेड था, जहां पे हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे कि एक्सपेंडिचर किस सिनेरियो में आपका घटेगा या बढ़ेगा, जो भी था, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहा है कि डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीज हुआ उससे हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कब होगा ऐसा, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब ऐसा तब होगा जब जितना डिक्रीज हुआ होगा कंपैरेटिवली उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज होगा। यही तो रूल होता है ना कि भाई साहब अगर प्राइस 10% घटा और क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% बढ़ेगी तो कोई फर्क पड़ेगा टोटल रेवेन्यू में, कोई भी नहीं पड़ेगा। अगर ये 10% घटा है 10% बढ़ा है तो इक्वल टू व्हाट, नो चेंज। अगर ये 10% घटा और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 12% बढ़ी है तो आप कहोगे कि आपका टीआर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 10% घटाया और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 12% इंक्रीज हुआ है, तो नेट रिजल्ट में आपका टोटल रेवेन्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा। और यही इसका उल्टा होगा कि अगर ये 10% घटा है और आपका ये बढ़ा तो है लेकिन 5%, तो उस केस में आपका टीआर जो होगा वो क्या करेगा, फॉल करेगा। यहाँ पे जो टीआर है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा जैसा पहले, ठीक है ना। तो आपको ये वाला सिनेरियो देखना है जहां पे प्राइस के अंदर जो चेंज आएगा कंपैरेटिवली क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज्यादा चेंज आना चाहिए। ढूंढो सर, the percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है प्राइस से, गलत हो गया, ये तो आपका टीआर यहाँ पे फॉल कर जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये सही है बिल्कुल, जो हमने अभी बात करी थी। डिमांड इज इनइलास्टिक, मतलब ही नहीं, डिमांड इज इनइलास्टिक के सिनेरियो में ऐसा होगा ही नहीं, इंक्रीज करेगा ही नहीं। इनइलास्टिक का मतलब क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, तो ऐसा भी नहीं है। द कंज्यूमर इज operating along a linear demand curve at point at which the price is very low and the quantity demanded is very high। मतलब कि कंज्यूमर जो ऑपरेट कर रहा है वो ऐसे डिमांड करके ऑपरेट कर रहा है जहां पे प्राइस जो है वो बहुत कम है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो प्राइस कम कर दे तो भाई क्या कम करेगा, पहले बहुत कम है और पहले उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत हाई चल रही है, तो उसमें से प्राइस कुछ घटाने का वहां पे सवाल उठता ही नहीं है। घटा भी देगा तो टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत हाई चल रही है। तो इसका जो बेस्ट रिजल्ट है आपका टोटल रेवेन्यू डिमांड कर्व की जो कॉन्सेप्ट है जो आपने पीछे पढ़ा था, उससे आपको सीधा सीधा आउटकम निकल रहा है, जो कि इसका आंसर बी को सही बता रहा है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आएगी। लास्ट सवाल और देखते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। कह रहा है जी प्राइस में इंक्रीज होगा और उससे आपकी टोटल रेवेन्यू में भी इंक्रीज होगा। कब ऐसा होगा, यहां पर देखो डिक्रीज था, डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज, तो डिक्रीज इन प्राइस की बात कर रहा था, यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस की बात कर रहा था। तो इंक्रीज इन प्राइस से कब टोटल रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज होगा, जब जितना आपने प्राइस इंक्रीज किया है उससे ज्यादा डिक्रीज होगा आपका क्या, क्वांटिटी डिमांड। क्या मैं सही बोल रहा, बताओ क्या मैंने सही बोला। मैंने क्या बोला कि अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया लेट से 10%, ठीक है, प्राइस इंक्रीज किया अगर आपने 10% और क्वांटिटी डिमांडेड जो इससे डिक्रीज हो रहा है वो लेट से हो रहा है 5%, तो इससे क्या होगा, इससे आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा। और दूसरा सिनेरियो में देता हूं जहां पे आपने प्राइस इंक्रीज किया है 10% और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो वो डिक्रीज हो रहा है आपका, ये प्राइस है और ये इंक्रीज है,
ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है और ये ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो प्राइस 10% इंक्रीज किया, क्वांटिटी डिमांडेड आपका 5% डिक्रीज हुआ। प्राइस आपने 10% इंक्रीज किया है और क्वांटिटी डिमांडेड आपका 15% डिक्रीज हुआ है। तो बताओ किस सिनेरियो में आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। प्राइस आपने बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज्यादा घट गया, क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज्यादा घट गया, तो ओवरऑल रेवेन्यू क्या होगा आपका, फॉल करेगा। लेकिन जहां पर आपने प्राइस 10% बढ़ाया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आपका घटा तो है लेकिन कम घटा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ओवरऑल जो रेवेन्यू होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा, मतलब सॉरी ओवरऑल रेवेन्यू जो है आपका वो इंक्रीज होगा, ठीक है। इस चीज को आपको ढूंढना है, इस चीज को आपको ढूंढना है ऑप्शन में। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो पहली जगह मिल गया, ये तो स्टार्टिंग में मिल गया, कह रहा है जो परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर मतलब 5%, वो कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। कि ऑब्वियसली बात है, प्राइस आपने 10% बढ़ाया, अगर ये 10% ही घट जाता तो आपका जो टोटल रेवेन्यू होता वो कितना हो जाता, इक्वल। ये 10% बढ़ा, ये उससे कम घटा, तो ओवरऑल तो फायदे में रहे ना, आपकी प्राइस ज्यादा बढ़ाया, क्वांटिटी कम घटी, ओवरऑल आप फायदे में, मतलब टोटल रेवेन्यू आपकी ज्यादा है। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाला सिनेरियो, तो ऐसे में तो आपका टोटल रेवेन्यू गिरता है, आपको टोटल रेवेन्यू बढ़ने के बारे में पूछा है। डिमांड इलास्टिक होगा, उस केस में ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इलास्टिक होगा तो आपका रिजल्ट जो होगा हमेशा वो मोर देन 1 आएगा। मोर देन 1 का मतलब ये वाला रिजल्ट आएगा, मतलब कि 10% से आपका हमेशा 10% से ज्यादा फर्क पड़ेगा इलास्टिक के सिनेरियो में। तो इसलिए इलास्टिक का सिनेरियो भी यहाँ पे कभी भी नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं इलास्टिक और ये दोनों एक ही बात है। बी पॉइंट तो उसको अंग्रेजी में लिख दिया गया, इलास्टिक में उसको शॉर्ट में लिख दिया गया, बट कुल मिला के दोनों की बातें एक ही है। और दूसरा कह रहा है कि द कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग इन अ लीनियर डिमांड कर्व एट पॉइंट एट विच द प्राइस इज वेरी लो एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी लो। प्राइस भी कम है, क्वांटिटी डिमांड भी कम है, तो जब प्राइस कम है इस केस में अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो क्वांटिटी डिमांड आपकी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही बहुत कम है। तो ऐसे लीनियर डिमांड कर्व पे ना यहाँ पे सुटेबल था, क्योंकि लीनियर डिमांड कर्व पे कभी भी हमारा काम नहीं होता, हम हमेशा लीनियर डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है सर। तो आपका बिल्कुल सेट बैठा है ऑप्शन नंबर ए जो कि परफेक्ट था, इसका जस्ट अपोजिट है, दोनों के दोनों एक ही जगह की बात करके गया है आपको, और एक अच्छा खासा आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करके गया है, जो कि हमने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू डिमांड कर्व के केस में, ठीक है सर। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टिल दिस। हमने एक पार्ट और खत्म किया, मतलब थर्ड पार्ट को हमने और खत्म किया है, फोर्थ पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।